आपको बता दें कि हम यहाँ पर ख़ास बातचीत करने वाले हैं, आप ही की चॉइस, जो आपने ही हमें सजेस्ट किया है। हमारे व्यूअर्स की ये रिक्वेस्ट थी कि हम उनके लिए सेगमेंट लेकर आए इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं हमारे आज के गेस्ट से। आइए मिलकर स्वागत कर लेते हैं श्री नीरज नंदा जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट हैं सर। जी सर, बहुत ही महत्वपूर्ण और मुझे लगता है कि आज के युवाओं की, और सिर्फ युवाओं की नहीं, हर इंसान की ये एक बहुत ज़रूरत है। ओवरऑल अगर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें तो क्या होता है और क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड मानी जाती हैं? ओके मैडम, देखिए ऐसा है कि पर्सनैलिटी इटसेल्फ जो वर्ड है ना, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि पर्सन प्लस एबिलिटी, मतलब किसी भी इंडिविजुअल की किसी भी काम को करने की, सही तरीके से करने की काबिलियत को हम कह सकते हैं पर्सनैलिटी। एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड ओनली टू द पर्सन। ये चीज़ आप जानवरों के ऊपर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे ये कैमरास लगे हैं या लैपटॉप्स हैं, इनके ऊपर भी ये चीज़ आ सकती है। किसी भी चीज़ की क्वालिटी, वो उसकी काबिलियत कितनी है, उसको हम पर्सनैलिटी कह सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंसान बहुत अच्छे तरीके से बात करता है या कोई बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हम उसका बात करें, कोई भी सेलिब्रिटी, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में कुछ हाईलाइट करते हैं कि ये इंसान देखने में ऐसा लगता है, इसकी बातचीत का स्टाइल ये है, इसका ड्रेस सेंस ये है। ये सारी चीज़ें दीज आर द पार्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी, कि उसको मालूम है कि मुझे अपने को कैसे किसी के सामने प्रेजेंट करना है। तो वो जो एबिलिटी है किसी इंसान की, उसको हम कह सकते हैं पर्सनैलिटी। दैट इज पर्सन प्लस एबिलिटी, वी कैन कॉल इट एज पर्सनैलिटी। जी, बड़ा महत्वपूर्ण ये विषय है। और इसमें जो बात अभी नीरज जी कह रहे हैं कि एक तो आपकी जो पर्सनालिटी है उसको आपने कैसे प्रेजेंट करना है, उसके साथ साथ ये भी है कि जो आपने तैयारी की है, जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, उनका उत्तर भी देने का एक तरीका है और क्या है। बिल्कुल। तो जैसा अंशु आपने शुरू में बता दिया था कि हमारे कुछ दर्शकों ने न सिर्फ ये विषय हमें सुझाया बल्कि उन्होंने कुछ प्रश्न भी पूछे हैं। तो नीरज जी से ऐसे करते हैं, बारी बारी से अपने उन दर्शकों के प्रश्न लेते चलते हैं और उसके अलावा हमारे भी जो प्रश्न होंगे, और आप जो उधर बैठे हुए कार्यक्रम देख रहे हैं, आप भी तो फोन करेंगे हमें। तो सबसे पहले एक प्रश्न जो हमें हमारे एक दर्शक ने भेजा है वो सुनते हैं। हेलो सर, मेरा नाम नवीन शर्मा है। इंटरव्यू से रिलेटेड मेरे कुछ क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन कि जब हम इंटरव्यू से पहले वेटिंग रूम में बैठे होते हैं तो उस समय खुद को किस तरह से मेंटली प्रिपेयर किया जाए। दूसरा क्वेश्चन, इंटरव्यूज के दौरान कौन कौन सी ऐसी छोटी मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करके हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। जी ओके जी सर। देखिए, पहली चीज जो उन्होंने बोली है कि बिफोर इंटरव्यू हम जब वेटिंग रूम में वेट कर रहे होते हैं, उस समय अपने को कैसे हम बूस्ट अप करें या अपने को मोटिवेट करें। जी देखिए, कभी भी ये सारी चीजें ना स्ट्रेस से रिलेटेड होती है। अब स्ट्रेस का मतलब ये है कि हमको एक बैक ऑफ द माइंड एक चीज रहती है कि मालूम नहीं मेरे साथ और इतने लोग बैठे हैं, तो कहीं ये मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं है। तो उसमें सबसे पहली चीज ये होती है कि हम थोड़ा सा वहां बैठ के अपना काउंटडाउन शुरू करें कि जिस टॉपिक के ऊपर मेरा इंटरव्यू आज अंदर है, तो उसके लिए क्या मैं टोटली कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हूं या नहीं हूं। अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रिपेयर्ड नहीं है, इमीडिएटली उसको टोटली ब्रश अप करें, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस लें। और दूसरी चीज ये कि इंटरव्यू के बाद मेरा सिलेक्शन तो होना ही होना है। हम अगर इस चीज को दिमाग में लेके चलें और हम ये सोचना शुरू कर दें कि अगर इस कंपनी के लिए मैं इंटरव्यू के लिए आया हूं, तो वहां पर उस कंपनी को मैं कैसे उसकी ग्रोथ में हेल्प करूंगा, व्हाट टाइप ऑफ क्यूबिकल आई विल गेट, कैसे मैं वहां पे अपने मोटिवेशनल कोट लगाऊंगा मेरे क्यूबिकल में, उस कैबिन के अंदर मेरे को कौन सी कंपनी का लैपटॉप देने वाली है ये कंपनी जिसके ऊपर मैं काम कर पाऊंगा। अगर हम अपने स्ट्रेस को वहां से डाइवर्ट करें उस टॉपिक से, तो डेफिनेटली कोई रीजन नहीं कि हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा एंड वी कैन परफॉर्म वेल इन द इंटरव्यूज। और सेकेंड इनका था कि अंदर हम छोटी छोटी मिस्टेक्स कौन सी करते हैं। देखिए, एक मिस्टेक ये होती है कि हम जब सामने वाले को अपना रिप्लाई दे रहे होते हैं तो हमें यह लग रहा होता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा। तो ये जो चीज दिमाग में रखती है। और सेकंड एक इसमें चीज आती है अ फैक्टर। हम बार बार बोलने के बीच में जो हम कम्युनिकेशन के अंदर बात करेंगे उसके ऊपर, ये जो अ फैक्टर होता है ना, इट लूज द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है। अगर आप बार बार फंबल कर रहे हैं, बातचीत के ऊपर क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, ये छोटे छोटे जो मिस्टेक्स हैं ये शो करती हैं कि यू आर समवेयर कंफ्यूज्ड और यू आर हेसिटेटिंग टू रिप्लाई। तो कभी भी आप किसी से बात करते हैं किसी भी इंटरव्यू में, यू स्पीक विद कॉन्फिडेंस, और उसमें धीरे धीरे फिर मींस इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको लगेगा कि आप इंटरव्यू को कॉन्फिडेंस के साथ पूरा टेक ओवर करते जा रहे हैं। बिल्कुल। नीरज जी, ऐसे ही कुछ और सवाल हमारे दर्शक ने हम तक पहुंचाए हैं, आइए उनको देखते हैं। हेलो सर, मेरा नाम है ऋषभ सैन।
एंड कुछ इंटरव्यू एंड हॉबी से रिलेटेड मेरे क्वेश्चंस थे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि जो हमारी हॉबी होती है वो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में किस तरीके से हेल्प करती है। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या हमारी हॉबी के टाइप से, लाइक किसी हॉबी क्रिकेट हो सकती है, किसी की चेस हो सकती है, उससे इंटरव्यू बोर्ड पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इंप्रेशन पड़ सकता है। एंड मेरा थर्ड क्वेश्चन ये था कि जो हमारे डेफ में होता है, हमारी जो लोकेलिटी होती है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, उसके बारे में हमें कितना डीपली पढ़ना होता है। एक्सीलेंट जी। देखिए ओवरऑल जो उन्होंने फर्स्ट जो 2 क्वेश्चंस पे फोकस किया है वो किया है अपनी हॉबीज के ऊपर। और मैं हमेशा हर ट्रेनिंग्स में हर एक को ये सजेस्ट करता हूं कि डू नॉट टेक योर जॉब एज जॉब, टेक इट एज हॉबी। अभी आप देखेंगे आज के बच्चे ना मेनली जनरली देखा जाए तो 9 बजे 10 बजे अगर सो के उठ रहे हैं, लेकिन अगर उनका हॉबी क्रिकेट है तो उनको कोई बोलने वाला नहीं है कि आप जल्दी उठ के जाइए क्रिकेट की प्रैक्टिस करिए। तो किसी भी हॉबी को अगर आप ले रहे हैं, यू टेक इट पॉजिटिवली, और अगर आपका जॉब उससे कोरिलेट कर रहा है, देयर इज नो रीजन कि आप उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो भी जॉब है, जिस भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, इंटरव्यू को देने में आप एंजॉय कर रहे हैं, आप उस जॉब को एंजॉय कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा है कि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देता हूं, नाउ आई एंजॉय दिस जॉब, तो मैं उसको एज ए हॉबी लेके चलता हूं। दूसरी चीज आपकी आ रही है लोकेलिटीज। लोकेलिटीज डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैटर करती हैं, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज उस चीज की वो आप अपने लेवल पर ही कर सकते हैं कि जहां पर भी आप रह रहे हैं या जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हैं, उसकी इन डेप्थ नॉलेज आप जितनी लेंगे, क्योंकि ये जो आपका ब्रेन है ना, ये बहुत बड़ी एक हार्ड डिस्क है जिसके अंदर आप जितनी नॉलेज गेन करके डालेंगे वो आपके लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो चीज आपको हेल्प जरूर करेगी। सो लोकेलिटी डेफिनेटली इट मेक्स अ डिफरेंस जी। और हमारे एक दर्शक बिहार से सौरभ जी जुड़ गए हैं। सौरभ जी, क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं, बताइए। हेलो संजीव सर। जी जी सौरभ जी। नमस्कार। नमस्कार सौरभ जी, पूछें। हाँ सर, ये मैंने पूछना था एक्सपर्ट से जी। ये कई साल पहले मैंने सुना था अपने घर वालों से, किसी के मुंह से, ये एक इंटरव्यू देने गया व्यक्ति ऑफिस में, तो उससे कुछ गलती हो गई, उससे कुछ गमला वगैरह या कुछ टूट गया, तो घबराहट के बजाय उसने प्यून से कहा कि आप ही इसको साफ कर दीजिए। तो वो उसे लगा कि मैंने गलती कर दी, लेकिन बात पता चला कि वो उससे प्रभावित हुए, कुछ वो घबराया, बल्कि उसने सही डिसीजन लिया और उससे कह दिया आप ही इसको हटा दीजिए। वो खुद हटाने के बजाय, उठाने के बजाय, तो क्या ये अच्छा उसका जेस्चर था? मैं एक्सपर्ट से पूछना चाहता हूँ क्या सही किया उसने? हाँ, तो मैंने घर वालों ने सुना था कि वो तो उसने अच्छा डिसीजन। जी सौरभ जी, ये बहुत ही बहुत अलग सा प्रश्न है, लेकिन सिचुएशंस हो सकती हैं। थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट करेंगे जी। वो बेसिकली ये बता रहे थे कि कोई इंटरव्यू के लिए गए, उनसे गलती से वहाँ एक गमला टूट गया, तो वहाँ बुला के साफ़ करवाया जाए या वो खुद ही साफ़ करने, मतलब इस तरह की जो सिचुएशन हो जाती हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, उस वक्त आप घबराएं नहीं, किस तरह से कंट्रोल रखें। मान लीजिए आपसे वहाँ ग्लास रखा हुआ, पानी का ग्लास, हाथ लगा, फैल गया, वो आपके ऊपर गिर गया, किसी और के ऊपर गिर गया, ऐसी सिचुएशंस को इंटरव्यू में हो सकती हैं। यस, देखिए ये ऐसी जो मिस्टेक्स होती है ना, यू ग्रैब इट एज एन अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी कैसे है कि अगर वहां पे गमला आपसे टूट गया बाई चांस, अभी यहां पर आपका एक तो मैनेजमेंट स्टाइल दिखेगा, दूसरा आपका हो सकता है वहां पे टीम मैनेजमेंट दिखे या लीडरशिप क्वालिटी दिखे। फॉर एग्जांपल वो गमला वहां पे टूट गया, आपने वहां जो भी स्टाफ था बाहर, उसको आपने बोला कि भाई जरा इसको साफ कर दो। साफ करने पे अगर आप साथ में उसकी हेल्प कर रहे हैं, इट शोज योर टीम मैनेजमेंट वाली क्वालिटी आपकी वहां पे दिखेगी। अगर आप उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि भाई इसको जरा यहां से आप क्लीन कर देंगे, इफ यू डोंट माइंड, प्रॉपर वे में अगर आप उस चीज को कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहां आपकी कम्युनिकेशन स्किल और साथ में एक लीडरशिप क्वालिटी भी दिख रही है, अगर वो आपकी बात को ऑनर कर रहा है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ऑब्जर्व होती हैं, क्योंकि कैमराज आज हर जगह लगे रहते हैं, तो इंटेंशनली कभी कभी कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जाती हैं। अगर ये सब होता है, घबराने की जरूरत नहीं, यू जस्ट टेक इट एज इन ए वेरी पॉजिटिव मैनर, और जैसे ही आपने उसको पॉजिटिवली लिया, ये चीज आपके बेनिफिट में ही होगी। जी बिल्कुल। तो बार बार एक बात जो अंडरलाइन कर रहे हैं नीरज जी, वो ये है कि कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, उसको नहीं खोना है। तो हमारे एक और जो दर्शक ने सवाल भेजा है, सुनते हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम भरत है। मैं जेआरएफ की तैयारी करता हूँ। पारिवारिक स्थितियों के कारण मुझे पार्ट टाइम वर्क भी करना पड़ता है। ऐसे में कृपया मार्गदर्शन दें कि पार्ट टाइम वर्क और पढ़ाई दोनों को साथ में किस प्रकार से प्रभावी ढंग से मैनेज किया जा सकता है।
पहली चीज हैट्स ऑफ टू यू कि आप दो चीजों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं एंड यू आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स योर कैरियर। पार्ट टाइम जॉब के साथ तैयारी करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, लेकिन वो चीज इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काम का ऊपर आपका फोकस रहता है। आप डेफिनेटली प्रायोरिटी अपने काम को दें, लेकिन थोड़ा सा दिन के जो 24 घंटे होते हैं दिन रात मिला के, उसमें से आप कम 3 से 4 घंटे अगर आप डेडिकेट कर सकते हैं अपनी इस तैयारी के लिए, तो आप उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए। अगर आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है जहां भी आप जॉब कर रहे हैं, तो यू जस्ट प्लान आउट फॉर नाइट में आप 3 से 4 घंटे अपने फोकस करें। अगर आप नाइट शिफ्ट में हैं तो आप मॉर्निंग में फोकस करें 3 से 4 घंटे। अब ये 3 से 4 घंटे आप निकालेंगे कैसे? आज के ज़माने में व्हाट्सअप के जो ये लाइफ चल रही है, ज़माना चल रहा है, इसमें हम मैक्सिमम टाइम रील्स पे स्पेंड करते हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड ट्रैक करें। अगर आप पूरे दिन का 24 घंटे का टाइम टेबल बनाएंगे, उसमें आप 3-4 घंटे इजीली निकाल सकते हैं अपने इस तैयारी को करने के लिए। तो पार्ट टाइम के साथ बहुत लोग हैं आज जो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, और क्योंकि उनका मेन फोकस होता है कि हमें टॉप लेवल पे किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में या किसी कंपनी के अंदर ज्वाइन करना है, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। थोड़ा सा आप उसको सिस्टमेटिक वे में अगर करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट्स। जी नीरज जी, अब उस बारे में बात करते हैं जो कॉमन जब भी हम इंटरव्यू फेस करते हैं, जैसे कि सामने वाला व्यक्ति अगर हमसे ये पूछता है कि अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताइए, अपनी वीकनेस के बारे में बताइए, तो इन तमाम सवालों के जवाब किस तरह से हमें देने चाहिए? सर, उससे पहले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से, प्रदीप साहू जी। प्रदीप जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें। गुड मॉर्निंग जी, अपना सवाल पूछें। आज पर्सन और पर्सनालिटीज में बात हो रही है। मैं ये कहता हूँ कि मेरा खुद का एक सेंटेंस है कि ऑल दी पर्सनैलिटीज आर पर्सन्स बट ऑल दी पर्सन्स आर नॉट पर्सनैलिटीज। आज के समय में पर्सन ज्यादा मिलते हैं और पर्सनैलिटीज कम मिलती है। पर्सनैलिटीज पैदा होने वाला जो दौर था वो अब खत्म हो गया। चारों तरफ वर्चुअल वर्ल्ड है, तो पर्सनैलिटी और पर्सन में आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आई वुड लाइक टू नो। जी जरूर। ओके, देखिए पहले हम एक चीज समझ लें कि पर्सनैलिटी कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती। पर्सनैलिटी जो है वो सामने वाले का परसेप्शन होता है किसी के बारे में कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है। मैं ना इसको बड़े रॉ साइड में लेके जाता हूं। एक बहुत बड़े टेररिस्ट हुए हैं जिनका नाम था ओसामा बिन लादेन जी, ठीक है। अभी हम किसी से पूछे कि वो आदमी कौन था, तो हम बोलेंगे वो तो ही वॉज ए टेररिस्ट, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप किसी उन्हीं की फील्ड के किसी इंसान से पूछ लें, जो हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे, वो बोलेंगे नहीं, ही वॉज ए वंडरफुल मोटिवेटर, ही वॉज ए वंडरफुल स्पीकर, ही वॉज ए वंडरफुल लीडर। रीजन वॉज ओनली वन कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी उन लोगों की फोर्स चलती थी जिनको वो कन्विंस कर देता था। पर्सनैलिटी हमारा सोच का नजरिया है कि सामने वाला कैसा है, ये अच्छी या बुरी नहीं होती। तो पर्सनैलिटी के अंदर किसी भी बंदे की एबिलिटी जो होती है वही उसको रिफ्लेक्ट करती है। तो पर्सन जो है उसमें भी कोई ना कोई क्वालिटी तो होगी जिस कारण हम उसकी पहचान जाने। लेकिन इतनी बात जरूर है कि जो भी कोई बुरे काम या गलत काम के लिए है, ठीक है, उसको लोग वही बात के बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। Exactly. तो जो गलत काम कर रहा है वो गलत भी हो जाता है। लेकिन हाँ, चर्चा में जरूर रहेगा, चर्चा में जरूर ठीक है। रहेगा। वो आपकी बात से बात क्लियर हुई जी। आगे बढ़ते हैं, उन्हीं सवालों पर आते हैं जो कॉमन सवाल हमेशा इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं, उनका किस तरह से जवाब देना चाहिए? देखिए, अगर हम कोई आपसे पूछता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ठीक है, आपने अपना रेज्यूमे तो वहां पे दे दिया सामने वाले को, अभी वो उस चीज से अलाइन आप कर पा रहे हैं अपनी इंट्रोडक्शन को या नहीं। उसमें आपने कुछ चीजें तो अपनी हाईलाइट कर दी, आपकी क्वालिफिकेशन कर दी, आपका थोड़ा सा जॉब कहाँ कर रहे हैं वो कर दिया, लेकिन जब आप अपने बारे में बताना चाह रहे हैं तो उसमें यह बताइए कि आपके अचीवमेंट्स क्या हैं। वो चीज शायद आप उसमें उतना क्लैरिटी के साथ हाईलाइट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये टोटली अपॉर्चुनिटी गेनर्स होते हैं। इनको अगर आप पकड़ लेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट ए गुड चांस। जी नीरज जी, एक चीज़ और है, जब इंटरव्यू की बात आती है तो अपने आप को किस तरह से तैयार करना है, यानी कपड़े कैसे होने चाहिए, आपका अटायर कैसा हो। कुछ तो इस मामले में थोड़ा सा ये भी मानते हैं कि मेरी ये शर्ट या मेरे ये जो ड्रेस है ये बड़ी लकी है मेरे लिए। एग्जैक्टली। तो इसका चुनाव कैसे होना चाहिए कपड़ों का? देखिए, अभी ना इंटरव्यूज बहुत टाइप के होते हैं। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ प्रोफेशनल इंटरव्यू, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट्स वगैरह में, अभी आप वहाँ पे अगर टी शर्ट्स वगैरह पहन के चले जाएं या कैजुअल अप्रोच में चले जाएं, बर्मुडाज में चले जाएं, वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप वही इंटरव्यूज किसी रेडियो जॉकीज या इन लोगों में जा रहे हैं, वहाँ पे टाइट डजंट मैटर। वहाँ मैटर करता है कि आपका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, आप कितना आप ऑडियंस को बांध के रख सकते हैं।
वहाँ पे उस चीज़ पे मैटर करता है। तो जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल अटायर की, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मायने करती हैं कि अगर आप प्रोफेशनल अटायर के अंदर ले रहे हैं तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस होने चाहिए वो आई कैची तो होने चाहिए, बट सोबर वे में होने चाहिए। मतलब ये कि आप बहुत ब्राइट कपड़े पहनकर मत जाएं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेल्स के अंदर एग्जाम्पल दे देता हूँ। इफ़ यू आर हैविंग पीच कलर शर्ट, वाइट कलर शर्ट एंड अ स्काई ब्लू कलर शर्ट, अगर ये 3 शर्ट्स आपके पास हैं, डार्क ब्राउन पैंट, नेवी ब्लू पैंट एंड ब्लैक पैंट, अगर ये आपके कॉम्बिनेशंस हैं, इनको आप क्रिस क्रॉस कॉम्बिनेशंस के साथ विद ए मैरून टाई और मैरून टाई विद द येलो पोल्का डॉट्स ऑन दैट, और ऊपर एक ब्लेजर प्रॉपर वे में, ये ड्रेस जो है ये प्रॉपर अटायर एक शो करती है, रिफ्लेक्ट करती है। 3 पीस इज नॉट दैट मच रिक्वायर्ड आज के ज़माने में, लेकिन अगर आप इतना भी पहन के जा रहे हैं, इट विल मेक ए डिफरेंस सामने वाले के लिए जी। अच्छा, दाढ़ी जो है, बियर्ड, आज फैशन बहुत है बियर्ड रखने का, आप रखिए, कोई इशू नहीं है, बट इट शुड बी प्रॉपरली डन जी, एब्सोल्युटली। और अगर नहीं है, नथिंग लाइक दैट। हेयर कट आपका प्रॉपर होना चाहिए, ये बहुत बड़े बड़े स्टाइलिश नहीं होने चाहिए। इफ यू आर यूजिंग डियोज और परफ्यूम्स, वो इरिटेटिंग नहीं होना चाहिए। 2-3 टाइप के, थोड़ा सा टाइम लूंगा, जिसके अंदर एक होता है माइल्ड टू मॉडरेट, एक होता है मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग। तो जब भी आप इंटरव्यूज देने जाते हैं तो आपका जो डियो या परफ्यूम का फ्रेग्रेंस होना चाहिए वो माइल्ड टू मॉडरेट होना चाहिए। माइल्ड टू मॉडरेट का रीजन ये है कि कहीं भी आप बैठे हैं, दे आर ऑलवेज द कंप्लीट एसी चैम्बर्स, तो उसमें अगर आप मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग लेकर गए तो दैट में इरिटेट। तो ऐसे केस में मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग जो परफ्यूम्स होते हैं ये जनरली सोशल फंक्शंस में होते हैं, जहां आपने डांस वांस करना है, स्वेटिंग बहुत हो रहा है, उन जगहों पे वो वाले परफ्यूम्स या फ्रेग्रेंस काम आते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे, नेवर ईट समथिंग विच इज इरिटेटिंग। आपने प्याज खा लिया, लहसुन खा लिया, खाना खा के चले गए, तो वो जो स्मेल मुंह से निकल रही है सामने वाले के लिए, दोज थिंग्स इरिटेट। ये इंटरव्यू के छोटे छोटे टिप्स हैं जो अगर आप ध्यान में रखेंगे, इट विल मेक अ डिफरेंस। बहुत बारीक बातें हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है, इनसे असर बहुत पड़ता है। और सवाल ले लेते हैं हमारे दर्शकों के, वो क्या कहते हैं जी। Hi everyone, my name is Hemlata Samant. My question is, many aspirants today are drawn to civil services for the prestige and perks. How can they know if it's truly their calling or merely an attraction? Okay, see, it's a wonderful question because people feels like this कि these type of jobs are totally glamorous, but they don't know one thing in that कि ये glamorous नहीं है, glamorous के पीछे बहुत सारा पेन, बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा नॉलेज, ये सब चीज़ें लगती हैं। आज अगर एक IAS ऑफिसर हैं और वो बैठे हुए हैं, हमें लग रहा है कि वो एक लाइट वाली रेड लाइट कार के अंदर जा रहे हैं, ब्लिंक करती हुई कार जा रही है, ऐसा नहीं है। वो कार तो रोड तक सीमित है, लेकिन वहाँ जिन प्रॉब्लम्स को वो डील करते हैं सोसाइटी में, दैट मेक्स ए डिफरेंस। तो जब भी आप किसी पोस्ट के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए, किसी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसकी इन डेप्थ नॉलेज आप लीजिए, वेदर यू आर फिट फॉर दैट। अगर इफ समबडी इज गोइंग फॉर द IRS, उसका अपना एक मुकाम है। अगर आप डिफेंस की प्लानिंग कर रहे हैं, उसका अपना एक मुकाम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपको वो बाहर से दिख रहे हैं वो 100% वही लाइफ है। उसके पीछे बहुत ज़्यादा पसीना, बहुत ज़्यादा मेहनत, ये सब चीज़ें उसके अंदर ऐड ऑन होती हैं। बिल्कुल। कुछ और सवाल हमारे दर्शकों ने हमसे शेयर किए हैं, आइए एक बार उनको भी देख लेते हैं। हेलो सर, मैं प्रियंका। मेरा प्रश्न है कि आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पढ़ाई से जुड़ी बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है। ऐसे में हम जैसे UPSC की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को सही और भरोसेमंद स्रोत कैसे चुनना चाहिए ताकि हमारी जो तैयारी है वो सही दिशा में हो सके? आज के टाइम में ना, इंटरव्यूज की तैयारी के लिए सोशल मीडिया ने बहुत सारे ओपनिंग्स प्लेटफॉर्म्स आपके सामने रख दिए, लेकिन इसमें एक फॉर्मूले को आप हमेशा फॉलो करिए, दैट इज कॉल्ड CRAP, CRAAP। अब ये जो CR है, इट रिलेट्स टू करेंसी। करेंसी मीन्स जो भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या कहीं से भी ले रहे हैं, उसका वो इंफॉर्मेशन अपडेटेड होनी चाहिए, जो भी चीज़ आप ले रहे हैं। सेकेंड चीज़ इसके अंदर आती है अथॉरिटी, कि जिसने वो इंफॉर्मेशन दी है, वेदर दैट पर्सन इज लीगल ऑथोराइज टू प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन और नॉट, या वो उसने गूगल वगैरह से ड्रेन आउट करके इंफॉर्मेशन गूगल पे डाल दी है। ऐसी नहीं, अथॉरिटेटिव अथॉरिटी है तभी आप उस इंफॉर्मेशन को यूज करें। एक्यूरेसी कितनी है, उसके अंदर डाटाज, लॉजिकल रीजनिंग्स, वो सारी चीज़ों के साथ वो जो भी स्टेटमेंट आपसे शेयर कर रहे हैं वो है या नहीं है। और इसके अलावा लास्ट इसके अंदर आती है पर्पस, कि किस पर्पस के लिए वो इंफॉर्मेशन को प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आप इस CRAP पॉलिसी को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखने लग जाएगा कि ये इंफॉर्मेशन मेरे को यहीं से ही लेनी चाहिए। इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अभी वो नामों को हम शेयर नहीं करेंगे, बट यस, यू विल फाइंड आउट विद दिस CRAP
पॉलिसी। जी नीरज जी, अब थोड़ा सा हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जानेंगे। कई बार लोगों के अंदर नॉलेज होती है लेकिन वो उस पॉइंट को अपने किसी भी डिस्कशन में पॉइंट को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल लैक होने की वजह से। इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं? कौन सी एक डेली हैबिट से एक आम इंसान इसको उतार सकता है अपनी ज़िंदगी में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये अंशु। इसमें मेन चीज़ ये है, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कम्युनिकेशन होता क्या है। जी, कम्युनिकेशन हमेशा कम से कम दो लोगों के बीच में होता है, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। जी, है ना, ये एक बड़ा बेसिक चीज़ है। लेकिन इसके जो मीडियाज हैं ट्रांसफॉर्म करने के, वो या तो वर्बल होते हैं या नॉन वर्बल होते हैं। वर्बल मीन्स जैसे हम अभी बात कर रहे हैं आपस में, नॉन वर्बल मीन्स हमने व्हाट्सअप कर दिया, मैसेज कर दिया, समथिंग लाइक दैट, इशारों से बात की। लेकिन दोनों केस में उनकी इफेक्टिविटी कितनी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी अगर मैं खाली बोलता जा रहा हूँ, सामने से जो रिसीवर है वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, इट मीन्स इट इज ए वन वे ट्रैफिक। अब उसको चीज़ समझ आ रही है या नहीं आ रही, उसमें कोई कंटेंट, उसमें कोई मतलब नहीं रहता। तो कभी भी कम्युनिकेशन के अंदर ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि वट एवर यू आर स्पीकिंग द अदर पर्सन इज रिस्पॉन्डिंग टू दैट। तो इस पूरे कम्युनिकेशन साइकिल को हम कंप्लीट मान सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है, जो सबसे ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं, वो ये होता है कि वो मीडियम नहीं देखते हैं, कौन से मीडियम में बात करें। मीडियम का मतलब ये है कि आप, कुछ लोग बाइक ड्राइव करते हुए फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टर्बेंस आ रही है, कहीं पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, पीछे कुछ म्यूज़िक चल रहा है, हवा बहुत आ रही है। इस टाइप की चीज़ों को ध्यान में रख के हमें बात करना चाहिए। अगर ये ना हो तो अच्छा है। अभी दूसरी चीज़ आती है कि वो अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। उसके अंदर मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स देना चाह रहा हूँ जो मीन्स एवरीबडी कैन नोट डाउन। फर्स्ट इज स्पीक क्लियरली। अब क्लियरली का मतलब ये होता है कि मुझे तो लग रहा है मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बड़ी स्पीड में बोल रहा हूँ, सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन कभी कभी सामने वाले को ऐसा लगता है कि यार बार बार इनसे क्या पूछना, वो ओके ओके करेंगे। तो फर्स्ट इज स्पीक क्लियरली। सेकेंड इज स्पीक स्लोली। स्लोली मीन्स ऑप्टिमम स्पीड, जिस पे अभी हम बात कर रहे हैं। बहुत तेजी के साथ नहीं करना। क्लियरली और स्लोली में डिफरेंस ये है कि आप खाना खाते हुए बोल रहे हैं, पानी पीते हुए बोल रहे हैं, नॉट लाइक दैट। फोन के ऊपर जनरली लोग खाना खाते खाते बात करते हैं, दैट्स ए रॉन्ग थिंग। सेकेंड इज स्पीक स्लोली। थर्ड इज यू मस्ट नो व्हाट यू आर टॉकिंग। आपको टॉपिक कुछ और दिया है, आप किसी और टॉपिक को साथ में लेकर बात कर रहे हैं, तो आप अपने मेन टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो चीज आप नहीं करें। एक चीज इसमें और आती है, वो आती है कि आपका जो भी स्टेटमेंट है ना, वो उसमें एम्बिग्विटी ना हो, डबल मीनिंग ना हो। डबल मीनिंग का मतलब यह है कि मैंने आपको बोला कि सर वी विल मीट एट 9 o'clock। अब 9 o'clock सुबह भी होता है, रात को भी होता है। अगर मैं बोलूंगा सर वी विल मीट एट 9 PM टुडे, नाउ चैप्टर इज क्लियर, पॉइंट इज क्लियर, क्लैरिटी है बात करने, वेरी मच क्लैरिटी। तो कभी भी किसी से बात करें इस तरीके से करें जी। और एक चीज और आती है कि सर हम ना कभी बोलने जाते हैं ना तो हम भूल जाते हैं टॉपिक्स को, जैसा भी आपने बोला। तो इसमें देर आर डिफरेंट वेज टू रिमेंबर द थिंग्स। उसमें एक होता है पिक्टोरियल, एक होता है कोलाज। अगर आप ये दो चीजों को दिमाग में रख लें कि आप विजुअलाइज करें कि मैंने जिस टॉपिक पे उससे बात करनी है वो सारी चीजें मेरे दिमाग में है, उनको मैंने पिक्चरिस्टिक फ्रेम में उतार लिया है, पॉइंट वाइज हम उसको लेते जा रहे हैं। दूसरा आता है कोलाज। कोलाज के अंदर हम सारे पॉइंट्स को टेक्स्ट फॉर्मेट्स में दिमाग में रखें या नोट डाउन करके रखें और उनको हम वहां पे ले सकते हैं। तीसरा आता है बुलेट पॉइंट्स। हम उस जिस पॉइंट को हमें डिस्कस करना है उसका हम एक वर्ड लिख लें और वो वर्ड हमें ध्यान में रहेगा कि उससे रिलेटेड देन वी कैन एक्सप्लेन इट इन डिटेल्स। सो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिसके ऊपर हम कम्युनिकेशन भी ले सकते हैं। प्लस इसके अंदर एक 7 C's एक बड़ा फेमस होता है कम्युनिकेशन में, जिसमें कॉन्साइज, जो कुछ आप बोलें लंबा खींच के ना बोलें, किसी भी चीज को क्लैरिटी के साथ बोलें, कंक्रीट हो। कंक्रीट का मतलब ये है कि जो कुछ आप बोल रहे हैं उसका रीजन हो प्रॉपर। ऐसा ही नहीं कि किसी से सुन के हमने बोल दिया, उसके पीछे प्रॉपर रीजनिंग हो, प्रॉपर प्रूफ हो, डिटेल्स हो, देन करेक्ट। इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी वेग। किसी से भी आप बात कर रहे हैं वो चीज वेग नहीं होनी चाहिए। कंसिडरेट हो, मतलब सामने वाले की आप ओपिनियन लेके बात करें जी। एंड कर्टियस। कर्टियस मतलब ये कि ये तो बहुत जरूरी है, आप कभी भी किसी से बात करते हैं यू शुड गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, कलीग है, हुएवर, इट शुड बी अ कर्टियस कम्युनिकेशन। यस मैडम। नीरज नंदा जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ख़ास तौर पर इंटरव्यू में अपने आप को कैसे पेश करना है उस पर हमसे बातचीत की और चर्चा की और हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।